हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स को कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए समझा था। ढेर सारे उसके फॉर्मूलाज को हम लोगों ने स्टडी किया था और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। जैसा कि यूजीसी नेट पेपर 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट के अंदर में ये पूछता है। इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, समझेंगे और रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब के सब इस वीडियो में खत्म होने जा रहे हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ हम लोग जो रेफ़र कर रहे हैं, जिस नोट्स को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं, वो अरिहंत का नोट्स है। आपको फ़ायदा ये होता है इससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और नोट्स में जो लिखा है उसके एक एक वर्ड को पढ़ कर के उसको एक्सप्लेन करके और उससे हम लोग समझते हैं और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं, हम लोग कहीं भी टॉपिक से भटकते नहीं हैं। यानी जो पैटर्न है यूजीसी नेट का पेपर 1 का, तो टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं, बहुत अधिक भटकते नहीं हैं। जिस तरह का क्वेश्चन आता है, जिस स्टाइल में आता है, वैसा ही डिज़ाइनिंग नोट्स में रहता है। तो यहाँ हम लोग जो रेफ़र कर रहे हैं वो अरिहंत के नोट्स को रेफ़र कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ कवर करेंगे और पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों का लाभ मिल सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जो थर्ड टॉपिक आता है मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर, यानी रीजनिंग के अंदर, वो आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हम लोग से सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग को टफ लगता है, इस कारण से हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको मार्क्स दे करके ही जाएगा, ऐसा है। यानी टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस पेशेंस रख करके इन चीज़ों को अगर समझ लें तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन। बहुत अच्छे से इसने लिखा है कि रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी दो क्वांटिटी होना चाहिए, उन दो का ही हम लोग रेशियो निकालते हैं। इन द सेम यूनिट, इन द सेम यूनिट का मतलब ये हुआ कि अगर एक क्वांटिटी का यूनिट केजी में है तो दूसरे यूनिट का भी, दूसरे क्वांटिटी का यूनिट भी केजी में होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक केजी का ले लिए और दूसरा मीटर का ले लिए, ये आपस में एज सच दो यूनिट को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो क्या है, इन द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, ठीक है। द रेशियो ए इज टू बी, रेशियो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये इज टू का साइन लगाते हैं, ए इज टू बी। इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन दैट इज ए बाई बी, यानी कहीं पर भी अगर आपको लिखा हुआ हो ए इज टू बी तो इसका मतलब हो गया दिस इज ए डिवाइडेड बाई बी।
ठीक है, और A डिवाइड बाई B, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशियो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। अब ये जो टर्म हुआ फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाया और ये हमारा क्या कहलाया, सेकंड टर्म कहलाया। उसी तरह से यहाँ भी देखें, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। तो जो पहला टर्म है इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं और जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग कंसीक्वेंट कहते हैं, ठीक है। दस द रेशियो 5:7, अगर मान लेते हैं रेशियो 5:7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 जो है फर्स्ट टर्म है और 7 जो है वो सेकंड टर्म है, तो 5 हमारा क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट, और 7 जो है वो क्या कहलाएगा, कंसीक्वेंट, ठीक है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि 5/7 लिखा है बताओ कौन सा एंटीसीडेंट है कौन सा कंसीक्वेंट है, ये नहीं पूछेगा। ये तो लोअर क्लास की चीज़ें हैं, है ना। यूजीसी के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा और हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि एंटीसीडेंट इज दिस, कंसीक्वेंट इज दिस, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट ऊपर होता है, कंसीक्वेंट नीचे होता है। एक हिंट है यहाँ पर याद रखने का, देखो ए है तो ए का मतलब हो गया पहले और सी आता है बाद में, तो सी आ गया बाद में, तो एंटीसीडेंट हो गया पहले, कंसीक्वेंट हो गया बाद में, ठीक है। अब आते हैं कि रूल क्या कह रहा है ना। सो द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म, किसी भी टर्म का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं ऑफ द रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट इफेक्ट द रेशियो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं रेशियो दिया हुआ है 4:5, है ना, इज इक्वल टू 8:10, दिस इज इक्वल टू 12:15। अब देखो 4:5 का मतलब हो गया 4/5, यहां पर हम लोग इंटू टू, यहां पर हम लोग इंटू टू इंटू टू, अरे इस पॉइंट पर ये ले क्यों नहीं रहा है, दिस इज 4/5 इंटू टू, माई गॉड, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, हाँ हो गया सही, देखो हो गया 4/5 इंटू 2/2, ठीक है। यानी 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया एंटीसीडेंट को और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कंसीक्वेंट को भी। हम लोग इसको न्यूमरेटर भी कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको न्यूमरेटर भी कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं, ठीक ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 4 2 8, 5 2 10, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर 4/5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 4/5 है, इसको हम लोग 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3/3 से, कहने का मतलब क्या है कि जितना न्यूमरेटर है उतना ही डिनोमिनेटर होना चाहिए। ऐसा क्यों, ताकि ये आपस में कट गया तो बात तो वही बराबर पड़ गया ना, 4/5 का 4/5 ही हो गया, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 और डिवाइडेड बाय 5 3 15, ठीक है। तो 12/15, यानी ये सारा रेशियो आपस में बराबर है, सारा रेशियो आपस में बराबर है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 16 और 4 5 20, ठीक है, यानी 16:20। तो ये सारा का सारा किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है, 4/5:1, ठीक है। इसलिए रूल क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट इफेक्ट द रेशियो। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला क्या कह रहा है, प्रोपोर्शन के बारे में। ये तो था रेशियो के बारे में, अब देखो प्रोपोर्शन क्या होता है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, अगर दो रेशियो का इक्वालिटी हो, इसका मतलब दो रेशियो है, ए और बी एक रेशियो हो गया, है ना, और दूसरा सी और डी दूसरा रेशियो हो गया, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, यही कहलाया इक्वालिटी। अगर दोनों इक्वल है वी राइट इट एज ए इज टू बी, देखो इज इक्वल टू के जगह में ये वाला साइन आ गया, है ना, एंड दिस इज सी इज टू डी। तो कहीं भी अगर आपको ये साइन दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लो कि ये जो साइन दिया हुआ है ये आपका इज इक्वल टू के बराबर है, ठीक है।
एंड वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये बराबर है, ठीक है, रेशियो इक्वल है, लेकिन ए बी सी डी ये जो चारों नंबर हुए ये आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शन में है, ठीक ना। So in a proportion the first and fourth term are known as extremes while second and third term are known as means, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो a is to b, ये सर्कल क्यों नहीं बना रहा है भाई, वेट एक मिनट, है ना, चलो छोटा सा पॉइंट आ रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं कुछ ऐसे, मान लो a is to b, ये दिया हुआ है c is to d, ठीक है। अब इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया, और हम लोगों ने लिख दिया a is to b एंड दिस इज प्रोपोर्शन, ठीक है, c is to d, ठीक है। तो देखो ये जो हुआ ये अपना कहलाया फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या कहलाया फर्स्ट टर्म, ये कहलाया सेकेंड टर्म, ठीक है, ये क्या कहलाया, ये कहलाया सेकेंड टर्म, ये कहलाया थर्ड टर्म और ये कहलाया फोर्थ टर्म, ठीक है। उसी तरह से ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, है ना, ये क्या हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इन अ प्रोपोर्शन रूल क्या है कि एक प्रोपोर्शन में, ये प्रोपोर्शन में है, द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर नोन एज एक्सट्रीम्स, देखो फर्स्ट टर्म रहा ये, है ना, दिस वन इज फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म, तो दोनों क्या है एक्सट्रीम में है, एकदम आखिरी में है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं एक्सट्रीम कहते हैं। वाइल द सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर नोन एज मीन्स, मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो क्या कहलाता है, ये दोनों बीच में है, बीच में इसलिए क्या कहते हैं मीन्स कहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हमारे पास ये रूल है, क्या रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ऐसा कोई नहीं कि कहीं से उड़ के आ गया, देखो क्या है, हम लोग जब इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसा दिया हुआ है a is to b एंड दिस साइन c is to d, तो ये a is to b इक्वल टू c is to d हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। अब देखो a और d क्या था, ये फर्स्ट टर्म था और ये फोर्थ टर्म था, यानी ये एक्सट्रीम्स टर्म थे, तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट हो गया, और c और b क्या था, देखो c और b सेकंड और थर्ड टर्म था, यानी ये मीन्स कहलाया, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट क्या है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, है ना, इफ a is to b is equal to c is to d then d is called the fourth proportional to abc। अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें a is to b is equal to c is to d होता है ना, दोनों रेशियो अगर इक्वल होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्थ टर्म है ना, d इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है ए बी सी के। उसी तरह से द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए बी इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी बी। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शनल का अगर बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि यहां पर जो है यहां पर दिस बी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है यहां पर डी होना चाहिए, ठीक है, इसको डी होना चाहिए, क्लियर। अरे बाबा ये क्या आज आज क्या हो गया है, इसको क्यों नहीं लिख रहा है ये, दिस इज डी, अरे चलो समझ गए ना, ये डी लिखा हुआ, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हुआ, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए बी का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा
इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी डी, ए बी और डी का फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा टर्म आता है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल है वो हमारा रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल अगर कह दिया गया कि बताओ सी और डी के बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब फिर हम लोग सी प्लस डी बाई टू ये करते नहीं बैठेंगे, ये जो है वो सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग करेंगे कि अगर सी और डी के बीच का मीन प्रोपोर्शनल बोल दिया गया तो ये हमारा रूट अंडर सी डी हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर सी डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मीन जो था ये टर्म है ना, बी और सी जो है हमारा मीन टर्म कहलाता है। तो मीन टर्म और मीन प्रोपोर्शनल में मिस्टेक नहीं कर जाना है ना, हम लोगों को मीन टर्म और मीन प्रोपोर्शनल में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। मीन टर्म अलग हुआ, एक्सट्रीम टर्म अलग हुआ और मीन प्रोपोर्शनल अलग हुआ। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं कि बी और सी के ही बीच में हमेशा बात होगा, ये ए बी के बीच में बात हो सकता है, सी डी के बीच में बात हो सकता है, बी सी के बीच में बात हो सकता है। जब भी होगा मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर दैट टर्म या दैट नंबर जो भी है, यहाँ ए बी है तो रूट अंडर ए बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सम मोर डेफिनेशंस, कुछ और चीजें हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जानने का, वो क्या है। पहला, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, दिस इज टू, या इसी को बोलते हैं जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना, इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, इसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं ए इज टू बी का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रूट अंडर ए इज टू रूट अंडर बी इज कॉल्ड द सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है, अगर रूट लगा हुआ है तो हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। यानी क्वेश्चन में अगर लिखा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो, तो अपने को पता होना चाहिए कि सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है कोई भी ऐसा सच नंबर दिया हुआ है और मान लो आंसर हमारा आ रहा है 3/5, सपोज मान लो, या 3/5 नहीं आ रहा है, मान लो हमारा 9/25 आ रहा है या 9/16 आ रहा है, चलो ठीक है। तो इसने कहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो, तो अब इसका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना होगा, यानी क्या करना होगा, इसका रूट लगाना होगा। ठीक है, तब जाके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। नेक्स्ट है, ए क्यूब इज टू बी क्यूब इज कॉल्ड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आप क्यूब कर दो, डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है मतलब आप स्क्वायर कर दो, सब डुप्लीकेट करना है मतलब उसका रूट कर दो। ठीक है, और सब ट्रिप्लीकेट करना है इसका मतलब उसका क्यूब रूट कर दो। देखो क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, 1/3, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, और यहां पर 3 लिखते हैं, लिख दो भाई, हाँ यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब रूट कहला जाता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब रूट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, देन a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। देखो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा है ना, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के रूल के अकॉर्डिंगली अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, तब इसमें अगर हम लोग डिनोमिनेटर को जोड़ दें, देखो a प्लस बी बाई बी माइनस बी, या b प्लस बी नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, a प्लस बी, यानी जो डिनोमिनेटर है उससे ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई जो न्यूमरेटर है उसी में डिनोमिनेटर का माइनस कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सेकंड वाले टर्म का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन। ये जो रेशियो बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का ये रूल कहता है। अब बढ़ते हैं आगे, वेरिएशन। अब देखो वेरिएशन क्या है। वी से दैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इफ x इज इक्वल टू ky। अब देखो दो चीजें होती हैं प्रोपोर्शनैलिटी में, है ना। हम लोग अगर कहते हैं कि दो टर्म है, सपोज a एंड b, दीज आर टू टर्म्स, है ना, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस तरह का प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो हम पूछेंगे किस तरह का रिलेशन हो रहा है, किस तरह का रिलेट कर रहा है या किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो हमने कहा कि दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी या दोनों कुछ क्वांटिटी है, ए के बढ़ने से बी भी बढ़ता है, ठीक है। ए अगर बढ़ाएंगे तो बी जो है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज ये पेन लिख नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। इसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लूँगा, इसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इससे काम चलाते हैं। तो अगर a भी बढ़ रहा है और b भी बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे a और b आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का कैसा हुआ कि जैसे मान लो कि आप लेने गए हो पेन, एक पेन का दाम 5 रुपए है सपोज, तो दो पेन का दाम क्या होगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो तीन पेन का दाम क्या हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखो प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर इसके रिवर्स में चल जाओ, आपको कहे कि 10 पेन का दाम 50 रुपए है, इसका मतलब 3 पेन का दाम 15 हो जाएगा, 2 पेन का दाम 10 हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ पेन घट रहा है तो प्राइस भी घट रहा है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी अगर बढ़ता है तो दोनों आपस में कैसे होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, सिंबॉलिक, तो A प्रोपोर्शनल टू B। अब जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग हटाते हैं, हम लोग दो चीज लगाते हैं, एक लगाते हैं इज इक्वल टू और दूसरा लगाते हैं कोई भी एक कांस्टेंट K, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम लोग यहां लिखेंगे A इज इक्वल टू के बी, है ना। और K क्या होता है, K होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज कर रहा होगा और वो पर्टिकुलर वैल्यू या वो जो ट्रेंड है वो कॉमन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि K बराबर क्या हो जाएगा, A बाई बी इज इक्वल टू के। मतलब ये जो कांस्टेंट हम लोगों ने लगाया ये क्या होगा, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका या ये जो दोनों वैल्यू है इसका जो रेशियो होगा ये रेशियो ही के कहलाएगा। अगर ये हर जगह सेम होता है, जैसे देखो 10/50 कर दें तो 10/50 यानी 1/5, यहाँ 1/5। 3/15 कर दो तो 3×5 = 15, 1/5। 2/10 कर दो तो 1/5, 1/5 यानी 1/5, यानी 1/5 देखो सब में क्या है, कॉमन है, सब में कांस्टेंट है। इसलिए ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट से दूसरा वाला क्वांटिटी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा जब पहला क्वांटिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा रेस्पेक्टिवली,
ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? इसको ही हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लो कंडीशन ये है कि अगर पहला क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं और उसके कारण मेरा दूसरा जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है या इन्वर्सली रिलेटेड कहलाता है। यानी टर्म ए और बी जो होगा वो आपस में कैसा रिलेटेड होगा, वो आपस में इन इन लो, ये फ्लो खराब कर देता है ना। कोई नहीं, लगता है पेन टैब में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, है ना, तो इसके कुछ ड्राइवर्स वगैरह को अपडेट करना पड़ जाएगा। तो इनवर्सली है ना। और पता है ये सिर्फ जो कर्विंग चीज है उसको ही लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सीधे चीजों को लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एस में यहाँ पर घुमाव है, प्रॉब्लम है। ई में घुमाव है, प्रॉब्लम है। ए में था, वहां भी प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, सो दिस इज, अगर इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें तो क्या होगा, इन्वर्सली, नहीं है तब भी नहीं सुधरा, ऐसे ही है ये। तो ये क्या कहलाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बोलते हैं ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या लिख रहे थे, सीधा सीधा लिख दे रहे थे, लेकिन यहां पर 1/b लगाते हैं। ठीक ना। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो अभी जस्ट हमने क्या देखा कि जब हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो दो चीजें लगती हैं, एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो यहां भी हम लोग जब इसको हटाएंगे तो दो चीजें लगेंगी, एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट, एंड दिस इज 1/b। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k बराबर हो जाएगा a b। बस ये चीजों को ही अपने को समझना है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसमें, जैसे मान लो कि अ पीस ऑफ वर्क है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अ पीस ऑफ वर्क है। मान लो कि ये एक पीस ऑफ वर्क है, जैसे मान लो एक घर है, इस घर में पेंट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक आदमी को रखेंगे कि जाओ भाई तुम जाके इस घर में पेंट करो, तो बोलेगा बाप रे इतना बड़ा घर है सर, पेंट करते करते तो हमको 1 महीना लग जाएगा। अरे 1 महीना लग जाएगा, हाँ हाँ 1 महीना लग जाएगा। तो यानी इसको कितना समय लग रहा है, 1 मंथ। ठीक, हमने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, हम 5 लोगों को बुला लेते हैं। ठीक है, हमने 5 times दिस पीपल को बुला लिया। अब क्या होगा, ये लोग कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ काम करेंगे। तो काम करेंगे तो क्या इनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा, नहीं, निश्चित तौर पर 1 महीने से कम समय लेगा। तो मान लो 20 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। हमने कहा और जल्दी हमको काम करना है, हमने 10 ऐसे लोगों को बुला लिया कि आओ भाई और लोग आ जाओ, ये काम मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, ये जो 10 लोग आएंगे, क्या ये 20 दिन लगाएंगे काम करने में, काम और फास्ट होगा, है ना। अगर 10 लोग मिलके इस रूम को पेंट करना शुरू करेंगे, मान लो बहुत बड़ा रूम है ना, तो क्या होगा, बोलेगा कि हम 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे बॉस, बहुत बढ़िया। हम बोले कि हम 50 लोग को बुला देंगे, जाओ भाई पैर रखने का जगह नहीं है, सब बैठ के पेंट ही करते रहो, है ना, लो हम 50 लोग को बुला दिए, हमको पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, हम सबको पेमेंट करेंगे, जाओ। तो बोलेगा कि सर ये तो आधा घंटा का काम है, आपका आधा घंटा में पूरा घर जो है ना पेंटिंग करके हम लोग निकल जाएंगे। हुआ क्या, आदमी बढ़ रहा है, देखो आदमी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी एक का वैल्यू जब आप बढ़ाते हो तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाता है। वैल्यू इन द सेंस उसका अमाउंट या उसका उसका जो फिजिक जो भी क्वांटिटी है ना, उसका जो नंबर है या उसका वैल्यू है, वो जब इंक्रीज करेंगे तो दूसरे का जो नंबर या वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर पहले को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। ऐसा रिलेशन अगर किसी दो क्वांटिटी में है तो वो क्या कहलाता है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है, उसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये दो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर तो पूरा का पूरा मान के बैठो आप कि मोर देन 90% फिजिक्स इस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, आपने अगर पढ़ा है, जरूर आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं ज़्यादा इस पर आगे नहीं जाऊंगा, है ना, जस्ट बतला रहा हूँ आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि मास बढ़ेगा, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग मास का वैल्यू निकाल लें तो मास बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एक्सेलरेशन, यानी मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। देखो एफ इंटू 1/a है, यानी m और f के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन m और a के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि we say that x is directly proportional to y if x is equal to ky for some constant k and we write x proportional to y। हम लोग क्या लिखते हैं, x proportional to y। Also we say that x is inversely proportional to y if, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का बात हो गया, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात हो गया। लेकिन दूसरा जो होता है टर्म वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बात होता है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात था, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है कि इफ x इज इक्वल टू k बाई वाई फॉर सम कांस्टेंट k वी राइट x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, ये हम लोग ऐसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो वेरिएशन से रिलेटेड इतनी चीज़ें थी। अब आगे जो है इस नोट्स में वो बताया गया है क्विक मेथड के बारे में, यानी क्या क्विक मेथड है जिससे हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी कुछ चीज़ों को फॉर्मूला के तौर पर बनाया गया है, और अगर वो चीज़ ध्यान में रह गया या वो चीज़ याद रह गया तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या क्विक मेथड है। पहला है कि इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वांटिटीज इज a इज टू b, और जूम कर दूं इसे। ठीक है, देखो इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी के बीच में जो रेशियो है वो मान लो a इज टू b है, एंड द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड क्वांटिटी इज c इज टू d। फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज a इज टू b और second and third quantity is C is to D, then the ratio among first, second and third quantity is given by AC is to BC is to BD। देखो भाई क्या है, ये चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कैसे, A is to B, C is to D, है ना। तो दिस वन इज लाइक दिस, A into C into B एंड B into D, इन सब का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, देखो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी का ये रेशियो है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी का रेशियो है, क्वांटिटी नंबर 1, क्वांटिटी नंबर 2 एंड क्वांटिटी नंबर 3। मान लो हम लोगों के पास Q1, Q2 और Q3 ये 3 क्वांटिटी है। ठीक है, तो Q1 इज टू Q2, यानी Q1 बाई Q2 ये हमारा A बाई B होगा, और सेकंड और थर्ड यानी Q2 बाई Q3 ये हमारा क्या हो जाएगा, C बाई D हो जाएगा। कुछ ऐसा है, यही चीज दिया हुआ है। तो ऐसे केस में, है ना, देन द रेशियो एमंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटीज, तो अगर इन तीनों के बीच में हम लोग रेशियो निकालें
कुछ ऐसा। तो क्या हो सकता है या क्या हो जाएगा, दिस इज ए सी इज टू बी सी इज टू बी डी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका जो आप बिल्कुल ध्यान में रख लो कि चीज़ें अगर वैसी आती है तो हम लोग इसको ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करें तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि इफ़ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज ए इज टू बी, the ratio between the second and the third quantity is C is to D, and the ratio between the third and fourth quantity is E is to F। यानी चार क्वांटिटी है, मान लो Q1, Q2, Q3 और Q4, चार क्वांटिटी है, ठीक है। क्या क्या है, मान लो Q1, Q2, Q3 और Q4, ऐसे हमारे पास चार क्वांटिटीज हैं, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ तो अभी 2 अच्छा लिख दे रहा है, तो ये जस्ट मैंने अभी चेंज किया इसे, है ना, दूसरा पेन टैब में ये कर रहा हूँ, वो वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो छोटा वाला पेन टैब है वो, ठीक है। खैर अब उम्मीद है ये अभी डिस्टर्ब नहीं होगा लिखने में, है ना। तो चलो आते हैं, मान लो चार क्वांटिटी है Q1, Q2, Q3 और Q4, और Q1, Q2 का जो रेशियो है वो A इज टू B दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहां पर अगर देखें, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, देन द रेशियो एमंग द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटी, इसके ऊपर वाले में तो हमारे पास तीन क्वांटिटी का था, पर यहाँ पर चार है, इन चार का जो रेशियो होगा इज गिवन बाय फर्स्ट इज टू सेकंड इज इक्वल टू सेकंड इज टू थर्ड इज इक्वल टू थर्ड इज टू फोर्थ, इज इक्वल टू लगा दिया, मतलब आगे भी कुछ चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। सो ये ए से गया बी, बी से गया सी, देन डी ई, देन यहां से एफ, ए इज टू बी, सी इज टू डी एंड ई इज टू एफ, ऐसा ही है ना। मान लो फर्स्ट इज टू सेकंड इज इक्वल टू ए इज टू बी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इस यहां पर ये कुछ ऐसा लिखा है, यानी Q1 is to Q2 is equal to A is to B, वहीं दूसरी तरफ Q2 is to Q3 is equal to C is to D, और Q3 is to Q4 is equal to E is to F, ये जो है वो दिया हुआ है ना। तो then the ratio among the first, second, third and fourth quantities is given by, this is given by, देखो यहां पर क्या हुआ था, ये हुआ था AC is to BC is to BD, अब यहां पर क्या होगा, AC is to CB is to BD is to DE, फिर CE कहाँ गया, वेट, हाँ एक मिनट, चलो कोई नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व करते इसमें इसको देख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड की तरफ, है ना। थर्ड क्या है, इफ इन x लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज ए इज टू बी, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि x लीटर जो है मिक्सचर ऑफ मिल्क है, तो मिक्सचर ऑफ मिल्क है मतलब क्या होगा, उसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है। टोटल कितना है, x लीटर, जैसे मान लो आपने आप जो है वो मिल्क लेते हो और आपने कहा कि भाई हमें 2 लीटर मिल्क चाहिए, तो 2 लीटर मिल्क में सपोज मान लो उसने पानी मिलाया है, ठीक है, मिल्क मैन ने पानी मिला दिया है, तो आप अगर उसको ये कह रहे हो कि इसमें इतना दूध है, इतना पानी है, इतने के रेशियो में तुमने पानी मिलाया है इसमें, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज ए इज टू बी, अगर ये रेशियो है
तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो C/D इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना पानी उसमें ऐड किया जाए इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो, ताकि ये जो रेशियो A/B है वो C/D हो जाए, उसके लिए हम इसमें कितना और पानी मिलाएंगे। तो पानी हम लोग कितना मिलाएंगे, जितना लीटर था X इंटू AD माइनस BC, इसका वाला फर्स्ट और इसका वाला लास्ट, मतलब एक्सट्रीमिटी का मल्टीप्लिकेशन, माइनस ये जो B है और ये जो C है, यानी जो मीन है, मीन टर्म, उसका प्रोडक्ट या उसका मल्टीप्लिकेशन। सो AD माइनस BC डिवाइडेड बाई C इंटू A प्लस B, C यानी ये इंटू अंडर ब्रैकेट इन दोनों को ऐड कर दो A प्लस बी। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बनाते समय अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट लगा करके देखेंगे, है ना। तो फिर आप देख लेना कि अगर कॉन्सेप्ट से चलना है तो, और अगर फॉर्मूला यूज करके बनाना है तो। अगर फॉर्मूला याद हो गया कि दिस इज x इंटू AD माइनस BC डिवाइडेड बाई C इंटू A प्लस बी, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अगर लगा पाए तो वो भी ठीक है ना। बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्या है कि अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो A/B। अब मिक्सचर कंटेंट मिल्क एंड वाटर, फिर से आया, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें किस रेशियो में मिल्क और वाटर है, तो A/B के रेशियो में। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना कि मिल्क एंड वाटर का जब रेशियो कह रहा है A/B, इसका मतलब मिल्क कितना है A और वाटर कितना है B, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इफ X लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, मान लो ऑलरेडी ये मिक्सचर था, अब उसमें X लीटर पानी और डाल दिया गया मिक्सचर में। ठीक है, मिल्क एंड वाटर बिकम्स इन द रेशियो A/C। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी डाल देने से उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो गया, कितना हो गया A/C। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो कि मिल्क और वाटर का रेशियो A/B था, ठीक है, लेकिन जब इसमें पानी डाले तो इसमें दूध तो नहीं डाले ना एक्स्ट्रा, तो जितना दूध पहले था, जितना मिल्क पहले था, उतना ही दूध बाद में है, उतना ही मिल्क बाद में है, इसलिए ये ए नहीं बदला, ए उतना का उतना ही रह गया। बदला क्या, बदल गया पानी, दैट इज पहले बी था, अब x लीटर डालने के कारण ये c हो गया है, एंड ऑब्वियसली c जो होगा वो b से ज्यादा होगा। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज गिवन बाय, तो कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क है इस मिक्सचर में, वो कैसे पता चलेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि शुरुआत में मिक्सचर जो था वो कुछ ऐसा था, इसका रेशियो A/B था, है ना। अब इसमें हमने पानी डाल दिया, x लीटर का पानी डाल दिया, अब नया जो रेशियो बन गया वो A/C बन गया। ए इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये तो मिल्क था, ये मिल्क था, ये वाटर था। ठीक है, तो कितना मिल्क इसमें था, यानी ये ए वाला वैल्यू कितना था, ये अपने को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, AX बाई C माइनस बी एंड दैट ऑफ वाटर, और पानी कितना है ये निकालना होगा, तो BX बाई C माइनस बी। बड़ा आसान है, ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, इसको तो याद कर लो। ठीक है, देखो C माइनस बी दोनों में है, C और B कहाँ से आ रहा है, देखो ये जो C बाद में पानी डाला और B मतलब जो पहले पानी डाला था, तो बाद में जो पानी डाला और पहले जो पानी डाला था, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया C माइनस बी, है ना। और ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में कितना पानी डाला है, ऐड जो किया है वो तो है, लेकिन अगर मिल्क निकालना है तो मिल्क का कितना रेशियो था A, उससे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हम लोग को वाटर निकालना है तो A के जगह पर B कर दो। आई बात समझ में, अगर मिल्क निकालना है तो A कर दो, और अगर पानी निकालना है तो इसके जगह B कर दो, यही चीज है, बाकी ये दोनों तो सेम है ना। तो ये आसान है, ये अगर फॉर्मूला याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं
ठीक है, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। फिफ्थ नंबर का पॉइंट का क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज ए इज टू बी, इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर, कोई दो नंबर के बीच का रेशियो क्या है, ए इज टू बी है। इफ इच नंबर बी इंक्रीज्ड बाय एक्स, ठीक है, दोनों को x से इंक्रीज कर दिए तो द रेशियो बिकम c इज टू d, नया रेशियो क्या बन गया, c इज टू d बन गया। देन नंबर 1, सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू, दो नंबर का सम क्या होगा, तो पहले हमको दो नंबर पता चले तब तो उसको सम करेंगे, तो दो नंबर निकालने चलोगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, उसके जगह में आप फॉर्मूला याद कर लो। क्या है दो नंबर का सम, दिस इज x, x क्या है, कितने से इंक्रीज किए, तो x से इंक्रीज किए, ठीक है, इनटू a प्लस बी, यानी दो नंबर का जो पहले रेशियो था उस रेशियो का हमने सम ले लिया, इनटू c माइनस डी करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐड नहीं करना है। इंक्रीज करने के बाद x से इंक्रीज करने के बाद रेशियो जो हुआ उस दोनों को माइनस कर देना है, एंड डिवाइडेड बाई, दिस इज ए बी माइनस बी सी, ठीक है, ए बी माइनस बी डी नहीं है, या ए बी माइनस सी डी नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, देखो गलत लिखा गया, ये क्या है, दिस इज ए डी, क्या है, दिस इज ए डी माइनस बी सी, ए डी क्या हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू, बी सी क्या हो गया, दिस मीन वैल्यू, ठीक है, और मीन टर्म, है ना, तो इनका डिफरेंस, ठीक है, अगर पैटर्न एज सच याद हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है। उसी तरह से दूसरा बात क्या आता है, डिफरेंस ऑफ द टू टर्म, दो टर्म का अगर डिफरेंस निकालना होगा तो चीज़ वही है, देखो डिनोमिनेटर में ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी सेम है, ये x सेम है, ए बी सेम है, सी डी सेम है ना, लेकिन a प्लस बी, जब दो नंबर का सम निकालना है तो इनिशियल में दोनों नंबर का रेशियो क्या था, a इज टू बी, तो इसको प्लस कर दिए। जब दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों नंबर को हम लोग माइनस कर दिए। बाकी सी और डी जो नया रेशियो बना था, सी और डी न्यू रेशियो, वो तो माइनस यहाँ भी हुआ है, माइनस यहाँ भी हुआ है। ये जस्ट फॉर्मूला को कंपेयर करके याद करने का ये बतला रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहाँ पर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के बनाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में चाहे वो फोर्थ नंबर वाला हो या फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हो, इसमें फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए फॉर्मूला कैसे याद करेंगे वो तरीका बतला रहे हैं कि ए डी माइनस बी सी तो देखो दोनों में है ना, और ए डी और बी सी कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज ए बाई बी, और मान लो ये बढ़ने के बाद हो गया सी बाई डी। ये ऐसा नहीं दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल, ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन याद करने के लिए बतला रहे हैं कि ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, ए और डी, बी और सी, ठीक है। तो इसको जस्ट कहने के लिए कह दिए कि ये भी एक्सट्रीम वाला है, ये भी एक्सट्रीम वाला है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये जो है दोनों मिडिल वाला है, यानी दिस इज मीन वाला टर्म कब बात कर सकते हैं, तो ये इसका प्रोडक्ट है ना। तो इसका डिफरेंस हम लोग को लेना है, वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है। x न्यूमरेटर में दोनों जगह है और c माइनस डी न्यूमरेटर में दोनों जगह है। अगर दोनों नंबर का सम निकालना है तो a प्लस बी कर दो, अगर दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है तो a माइनस बी कर देंगे, ठीक है। एंड द टू नंबर्स आर गिवन एज, अब सम तो निकाल दिए, डिफरेंस निकाल दिए, दोनों नंबर बता दो क्या होगा, है ना। तो दोनों नंबर का मतलब हम लोग को रेशियो बिटवीन टू नंबर इज ए इज टू बी। मान लो जैसे एक नंबर मेरा 5 है और दूसरा नंबर मेरा मान लो 15 है, तो 5 और 15 का रेशियो तो 1/3 हो जाएगा ना। तो नंबर तो मेरा x है और y है, लेकिन रेशियो जो आया वो a इज टू b के फॉर्म में आ गया, वेयर a इज 1 b इज 3, है ना।
उसी तरह से यहाँ पर जब दो नंबर निकालना है तो एक नंबर आएगा, दैट इज यहाँ पर जो हम लोग x लिए हैं, वैसे x यहाँ पर तो इंक्रीज नंबर है, तो मान लो ये p मान लो और ये q मान लो कि ये हमारा p है और ये हमारा q है, तो वैसे में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो ये मान लेते हैं p है और ये मान लेते हैं q है, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या होगा और q का वैल्यू क्या होगा, तो दो वैल्यू हम लोग को चाहिए, है ना। अब देखो दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का अगर बात करें तो AD माइनस BC सब में है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चाहे डिफरेंस निकालें, सम निकालें या दोनों नंबर फाइंड आउट करें, हमारे डिनोमिनेटर में AD माइनस BC दोनों में है, ठीक है। हम लोगों के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू क्या AD माइनस जो BC है ये दोनों में है, ठीक। अब देखो C माइनस D यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी C माइनस D का जो टर्म है वो चाहे दोनों नंबर का सम निकाल लें, दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लें या दोनों नंबर को इंडिविजुअली फाइंड आउट करें, उसमें ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में AD माइनस CB या BC और न्यूमरेटर में C माइनस D, और x का मल्टीप्लिकेशन भी दोनों में है, यानी सब में है। देखो यहाँ भी है x, यहाँ भी है x, यहाँ भी है x, सारा मल्टीप्लिकेशन में ही है, यहाँ भी है x, सब मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बात तो सबके लिए कॉमन हो जाता है। हम लोग इसको एक बिग ब्रैकेट में रख देते हैं और ये कह देते हैं कि ये हमारा सबके लिए कॉमन है। चाहे दो नंबर का हम लोग एडिशन निकालें, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालें या दो नंबर जो है हम लोग इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लें, उसमें x इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी कॉमन है, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों नंबर का सम निकालना है भाई, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है भाई, तो क्या करो, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मानो आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है या दोनों नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहला नंबर a से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा नंबर b से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं आसान, है ना। इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का रेशियो a इज टू b दिया हुआ है, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई x, मान लो दो नंबर के बीच का रेशियो 2/3 दिया हुआ है, इंक्रीज्ड बाई x, इसका मतलब ये हुआ इसको इंक्रीज किया गया है x से, मतलब 2 प्लस एक्स किया गया है, 3 प्लस एक्स किया गया है, तो यहाँ पर जो रेशियो बन के आ रहा है वो c/d बन के आ रहा है। मान लो दो में हम लोग दो ऐड कर दें और तीन में भी दो ऐड कर दें, तो दो में दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तीन में दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने डिवाइड नहीं किया है, हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, हमने इंक्रीज किया है, ये याद रखना, इंक्रीज किया है मतलब ऐड किया है, ठीक है। तो ये 4/5 हो गया, है ना। कटता तो काट देते, नहीं कटेगा तो नहीं काट रहे हैं, राइट। तो अब बताना ये है कि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, दोनों नंबर का सम क्या है और दोनों नंबर क्या है। ऐसे केस में कितने से आपने इंक्रीज किया है वो मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, सबके लिए कॉमन है। दोनों नंबर का सम करना है तो a प्लस बी कर दो, दोनों नंबर का डिफरेंस करना है तो a माइनस बी कर दो, दोनों नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले नंबर के लिए a करके फाइंड आउट कर लो, दूसरे नंबर के लिए b करके फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। खैर, तो ये हुआ कुछ इजी ट्रिक, है ना, या इजी मेथड या क्विक मेथड, जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर 1, इससे पहले ये जो भी हम लोग इरेज कर देते हैं, थोड़ा ये साफ सुथरा हो जाएगा।
ठीक है, तो सॉल्व एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या लिखा है ये कि अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। If 5 liter of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of milk in the given mixture. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लें कि ये कह क्या रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें अपना मिल्क और वाटर दोनों मिला हुआ है। ठीक है, होता है ना, मिल्क मैन ने मिल्क के साथ साथ पानी भी मिला दिया है ना, दूध के साथ पानी भी मिला दिया है ना। तो किस रेशियो में है? 4:3, यानी 4 पार्ट मिल्क का है, 3 पार्ट वाटर का है। बाप रे, इतना ज़्यादा मिलावट, सोचो। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अब जो है उसमें 5 लीटर पानी और ऐड किया गया। ठीक है, या ठीक है वो चीज़ नहीं है, बट कोई एक प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें हमने 4 पार्ट मिल्क लिया है, 3 पार्ट वाटर लिया है, अब उसमें 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया है ना। द रेशियो बिकम्स 4:5। अब रेशियो नया जो है वो क्या बन गया? 4:5। तो बताओ आपकी क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है उस मिक्सचर में। ठीक, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीपल ऑफ एक्स, मल्टीपल ऑफ रेशियो मान लेते हैं। लेट, है ना, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स। ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनिशियल मिल्क जो है वो कितना हो जाएगा? मिल्क इनिशियल, इनिशियल ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x। और वाटर इनिशियल कितना हो जाएगा? इनिशियल ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब कंडीशन क्या हुआ? 5 लीटर वाटर ऐड किए, है ना, तो मिल्क फाइनल, मिल्क तो ऐड किया नहीं, जितना ऐड किया था उतना ही है। और वाटर क्या हो जाएगा? वाटर फाइनल क्या हो जाएगा? जितना इनिशियल था और प्लस 5 लीटर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखो, जब ये कंडीशन हो जाता है तो क्या हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं? तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा? 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 हो जाएगा। और यही तो दिया हुआ है, दिस इज 4:5, है ना, दिस इज 4:5 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनल कंडीशन जो है उसमें मिल्क कितना है आपने निकाल लिया, फाइनल कंडीशन में वाटर कितना है आपने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? तो इनिशियल कंडीशन में आपने मिल्क और वाटर निकाल लेना है, मल्टीपल ऑफ रेशियो मान करके। x को आपका 4x और 3x आ जाएगा, यानी 3x अमाउंट जो है उसमें वाटर है। अब और 5 लीटर डाल देंगे तो 3x में 5 और बढ़ जाएगा ना, तो दैट इज 3x प्लस 5 हो गया। नया रेशियो निकालोगे तो 4x बाई 3x प्लस 5 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है दिस इज 4:5, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट 4 5 जा 4 बचे 20x प्लस 4 तिया 12x प्लस 5 चौके 20, है ना, इम्प्लाइज दैट x के साइड में इसको ले आते हैं तो 20 में से 12 जाएगा तो 8x इज इक्वल टू 20, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज 20/8 हो जाएगा। इसको काट लें, कितना जाएगा? 4 दूना 8 और 4 बचे 20, दिस इज 5/2। तो आंसर जो है 5/2। ओके ओके ओके, यहाँ क्या पूछा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द गिवन मिक्सचर। मिल्क का क्वांटिटी कितना है? तो मिल्क तो 4x का 4x ही रह गया ना, तो इसलिए मिल्क कितना हो जाएगा? देयरफॉर मिल्क इज इक्वल टू 4x, एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू x का वैल्यू कितना आ गया? 5/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यानी 10 लीटर जो था वो क्या था? मिल्क था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 10 लीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी इसने ऐसे ही कुछ बनाया है। ठीक है, यहाँ भी 10 लीटर आया है, इसने कुछ ऐसे ही बनाया है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था उस पर हम लोग बना सकते हैं, कि आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका इस चीज़ के लिए है
यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करो, इतना फॉर्मूला यूज़ करने का ज़रूरत इस केस के लिए नहीं है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में। टीन कंटेंट्स, ये हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना। आ जाओ सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल क्या है कि अ टीन कंटेंट्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन इन द रेशियो 5:9:4। मतलब 50 पैसा है, 25 पैसा है और 10 पैसा का कॉइन रखा हुआ है एक डब्बे में 5, 9 और 4 के रेशियो में, ठीक है। अमाउंटिंग टू ₹205, यानी टोटल जो है ये बनता है कितना, 206 रुपया। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला रटने का कहीं जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज करो आप, है ना। सबसे पहला क्या है, लेट, येलो कलर ले लेते हैं, ये अच्छा दिखता है ना। लेट मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स, ठीक है। आप ये मान के चलो कि हमने मल्टीपल ऑफ रेशियो एक्स मान लिया है, तो आपका 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आपका 25 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और 10 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा मिलकर कितना है, 206 रुपया है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 5x प्लस 9x प्लस 4x ये पूरा मिलकर के कितना हो जाता है, 206 रुपये हो जाता है। तो आप कह सकते हो ना कि 5 4 9 और 9 18, 18x इज इक्वल टू 206, implies that x is equal to 206 by 18। क्या ये कटेगा, 3 6 18, 19 20 2, 3 से नहीं 2 से कट जाएगा, है ना। तो काटते हैं, चलो 2 9 जा 18, 2 1 जा 0, 2 3 जा, ठीक है। और रुको 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 रुको, एक मिनट, यहाँ पर एक ब्लंडर होने वाला है, ब्लंडर हो गया ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट, इसको आप रब कर दो, ठीक है, इसको आप रब कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो क्या है ये इस बाकी सही है ना। लेट मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स, तो 50 पैसा का कॉइन कितना हो गया, 5x, 25 पैसा का कॉइन कितना हो गया, 9x, 10 पैसा का कॉइन कितना हो गया, 4x। तो इससे टोटल रुपया कितना बना, मान लो मेरे पास 2 ठो 50 पैसा का सिक्का है, तो 2 इंटू 50 पैसा मतलब 0.50, यही हुआ 50 पैसा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 1 रुपये में 100 पैसा हुआ। तो या ये समझो 50 पैसे का कॉइन है ना, तो इसको हम लोग 0.50 ऐसा लिखते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में जैसे 100 पैसा होता है, ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो इसका हाफ कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है, क्लियर। तो 50 पैसा मतलब 0.5, है ना। तो 2 पीस अगर 50 पैसा का सिक्का है तो हमारे पास कितना रुपया होगा, 2 पचे 10, 1 रुपया, 50 पैसा प्लस 50 पैसा 100 पैसा, 100 पैसा में 1 रुपया, ठीक है। उसी तरह से 50 पैसा कॉइन हम लोग के पास कितना है, 5x है, तो यानी टोटल रुपीज कितना हो गया, है ना। या दिस इज इक्वल टू कितना रुपीज बन गया, ये बन गया रुपीज 5x इंटू 0.5, ठीक है। उसी तरह से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा रुपीज 9x इंटू 0.25, क्योंकि 25 पैसा है ना। उसी तरह से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा रुपीज 4x इंटू 0.10, क्योंकि ये 10 पैसा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 5 5 जा 25, यानी 2.5x। ये कितना बन गया, 9 पचे 45, 5 4 9 दूना 18, 19 20 21 22, यानी 2.25
एक्स बन गया। और ये कितना बन गया टोटल रुपया, ये बन गया आपका 0.4x, ये टोटल रुपया बन गया। अब ये वैल्यू हो गया। अभी जो था 5x ये तो नंबर ऑफ कॉइन है, 9x नंबर ऑफ कॉइन है 25 पैसा का, 4x नंबर ऑफ कॉइन है 10 पैसा का। तो 10 पैसा का 4x कॉइन अगर है तो टोटल रुपया या वैल्यू कितना बना उसका, तो 4x इंटू 0.10। 9x कॉइन है 25 पैसा का तो 9x इंटू 0.25। उसी तरह से 5x कॉइन है 50 पैसा का तो 5x इंटू 0.5। तो टोटल वैल्यू कितना बन गया, इतना बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, तो आते हैं अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि अमाउंटिंग टू ₹206, इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपीज़ ये बने ये सब किसके बराबर है, 206 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 2.5x प्लस 2.25x प्लस 0.4x इज इक्वल टू 206। दिस इम्प्लाइज दैट इन सबको अगर हम लोग ऐड अप कर लें, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 2 6 6 4 10 1 11, 11 का एक हाथ में एक, और 2 2 4 और 1 5, यानी 5.15 इज इक्वल टू 206 यहाँ x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 206 डिवाइडेड बाई 5.15। और मैं ज़रा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लूँ, दिस इज 206 डिवाइडेड बाई 5.15, तो ये आ रहा है 40। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आया ये अपना क्या आ गया, 40 आ गया। देयरफॉर फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो नंबर ऑफ कॉइन तो यही है 5x 9x 4x। तो अगर 5x का वैल्यू निकाल लें तो 50 पैसा का कॉइन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 40 यानी 5 चौके 20 200। अगर 9x का वैल्यू निकाल लें तो 25 पैसा का कॉइन कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी 360। अगर 4x का वैल्यू निकाल लें तो 4 चौके 16 यानी 160, 160 हो जाएगा 10 पैसा का कॉइन। यानी 50 पैसे का कॉइन हमारे पास कितना हो गया, 200, 25 पैसे का 360 और 10 पैसे का 160, ये कॉइन हमारा बन गया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, तो 200 360 160 ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, क्या हुआ कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट लगाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे का कॉइन है, 5:9:4 के रेशियो में है। टोटल जो इस बक्से में या इस डब्बे में जो 3 तरह के जो कॉइन हैं इन सब का वैल्यू कितना है, 206 रुपये है। तो बताना है कि किस किस कॉइन का कितना नंबर है। ठीक है, कितने कॉइन्स अलग अलग वैल्यूज़ के कितने कितने कॉइन है ना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट लग गया। 50 पैसा का कॉइन मान लो सबसे पहले कि मल्टीपल ऑफ रेशियो जो है x है, तो 50 पैसा का कॉइन 5x हो जाएगा, 25 पैसा का कॉइन 9x हो जाएगा, 10 पैसा का कॉइन 4x हो जाएगा। मतलब ये नंबर ऑफ कॉइन हो गया, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन होने के कारण इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। यानी इतना रुपीज़ बन गया, रुपीज़ 2.5x, रुपीज़ 2.25x एंड रुपीज़ दिस इज 0.4x बन गया। अब ये सारा मिल करके कितना होता है, 206 होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन सबको ऐड कर दो, 206 के बराबर कर दो, तो आपका आंसर 40 आया, x का वैल्यू 40 आ गया। अब x को यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए तो आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो जहाँ भी ये होगा आप देख लो, 200 360 160 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया इस केस में। अब इसी चीज़ को इस नोट्स में, अरिहंत के नोट्स में देखो किस तरह से बनाया गया है। तो रेशियो ऑफ वैल्यूज़ ये है, वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन कुछ इस तरह से निकाल लिया इन्होंने, वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन इस तरह से निकाला, वैल्यू ऑफ 10 पैसा कॉइन 16 निकाल लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 200 360 160 इन्होंने फाइंड आउट कर लिया।
तो आपको अगर ये मेथड ठीक लगता है तो आप इस मेथड से बनाओ, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड मेथड हो गया। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पर बनाना ठीक लगता है तो आप कॉन्सेप्ट पर बनाइए, आपके लिए ये मेथड सही है। ठीक है, तो मुझे तो भाई मेरी अगर बात करो तो मुझे यही मेथड सही लगता है, मैं इसी तरह से बना पाऊँगा। क्योंकि फॉर्मूला अगर रट लिया ना तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक फॉर्मूला याद रहेगा, 2 साल के बाद हो सकता है फॉर्मूला याद नहीं रहे ना। और अगर कॉन्सेप्ट पता है तो लाइफ टाइम मुझे कॉन्सेप्ट पता रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा प्रैक्टिस मैं कर लूँ तो मेरे से आज अगर 2 मिनट में क्वेश्चन बन रहा है तो प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है मुझसे 30 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, कितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 क्या है, डिवाइड ₹1162 एमन ए बी सी। देखो 3 लोग हैं ए बी सी, इनमें 1162 1162 रुपीज़ हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। कैसे? इन द रेशियो 35 28 20 के रेशियो। तो मान लो लेट द मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स, तो ए मान लो मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स, तो ए बी और सी में, ये पेन आपको नज़र आ रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है। तो ए बी सी में आपको क्या अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो इसको आपको 35x देना होगा। ज़रा सा इसको थोड़ी सी दूरी पर लिख लेते हैं, है ना। मान लो ए है, बी है और सी है, इसको आपको 35x, इसको आपको 28x और इसको 20x देना होगा। तो कितने का ऑल टोटल मिल करके क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 1162 होने वाला है। यही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब 35x प्लस 28x प्लस 20x ये बराबर किसके होगा, 1162 के बराबर होगा। तो आप अगर इस सबको ऐड कर लो तो कितना हो गया, 8 5 13 का 3, हाथ में 1 2 2 4 3 7 और 1 8, 83x इज इक्वल टू 1162। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1162 डिवाइडेड बाई 83। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर को यूज़ कर लेता हूँ और 1162 डिवाइडेड बाई 83 निकालता हूँ और ये आ रहा है 14। कितना आ रहा है, 14। दिस इज इक्वल टू 14। देयरफॉर ए को कितना मिल जाएगा, 35 इंटू 14। मैं कैलकुलेट कर लूँ इसे, 35 इंटू 14 यानी 490। ठीक है, अब देखो 490 जैसे ही आया तो आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ए को 280 मिल रहा है, 392 मिल रहा है, खत्म कहानी, यानी ये या ये सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बी को कितना मिलेगा। बी के पास आ जाएगा 28 इंटू 14। तो 28 इंटू 14 क्या हो गया, 28 इंटू 14 ये हो गया 392। तो दिस इज इक्वल टू 392। तो 392 कहाँ पर है, तो 392 यहाँ है। इट मीन्स ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तो जैसे ही दो मैच कर गया तो आप इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, सी को निकालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे आपको बतलाना है तो इसलिए सी भी निकाल लो। देखो क्या करेंगे, 20 इंटू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू आया है 14। तो 20 इंटू 14 और 14 दूना 28, मतलब 280। तो इतने इतने रुपए 3 लोगों में हम लोग बांटेंगे ताकि रेशियो जो है वो 35:28:20 हो जाए। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब आओ देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा कि हम लोगों ने क्या किया और कैसे किया। ठीक है, अब देखते हैं कि नोट्स में, अरिहंत के नोट्स में इसने कैसे सॉल्व किया है। तो सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो इज 83। 83 A's शेयर इज इक्वल टू ₹1162 इंटू 35/83। ठीक है, तो ए का शेयर कितना हुआ 1162 में, तो बोलते हैं 35 के रेशियो में इसका शेयर है, यानी 35/83 किसका, 1162 का, इसलिए 1162 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू कितना आया, 490। ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पर 490 आया था। बी का शेयर कितना हो जाएगा, 28/83। 83 टोटल में इसका 28 है, और कितने के लिए,
1162 के लिए, तो 1162 इंटू 28/83 कितना आएगा 392। सी का शेयर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो और 1162 से माइनस कर दो, या फिर इस तरह से कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे 1162 है ना, क्या करेंगे 1162 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 83 करेंगे। इतना इंटू करने से और डिवाइड करने से अच्छा है कि दोनों को ऐड करके 1162 से माइनस कर दो, तो इसका अमाउंट आ गया 280। तो अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ये मेथड आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप इस मेथड से बनाओ। और अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं आप इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप इस मेथड से बनाओ। ये कॉन्सेप्ट का मेथड है, तो ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन इसने शेयर कितना है उसको लेकर के इसने बनाया है। ठीक है, क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, और इन सारे चीज़ों को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि इफ़ ए रेशियो बी और A is to B is 5:9 and B is to C is 4:7, find A is to B is to C and A is to C। ओके, कह रहा है कि A is to B 5:9 दिया है, B is to C जो है वो 4:7 दिया है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि B अगर 9 है तो यहाँ B कितना बन रहा है 4 बन रहा है। ठीक है, तो फाइंड A is to B is to C, इन तीनों का रेशियो निकालना है, और A is to C जो है इसका रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को करना ये होगा, अब देखो इसमें है क्या, इसमें है क्या कि सबसे पहले हम लोग A is to C का वैल्यू निकालते हैं, आसान है। नहीं देखो A, एक मिनट, A is to B का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5:9, ठीक है, और B is to C का वैल्यू दिया है कितना 4:7, है ना। यानी दिस इज इक्वल टू A बाई बी एंड दिस इज इक्वल टू B बाई सी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग A बाई बी, हम लोग को A इज टू C निकालना है, इसका मतलब A बाई सी निकालना है, यानी इसमें से हम लोग को A बाई सी बनाना है। तो A बाई बी इंटू बी बाई सी अगर कर दें तो B और B कट जाएगा, तो A और C आ जाएगा। तो A बाई बी का क्या है, ये 5/9 है, और B बाई सी क्या है, B बाई सी जो है वो यहाँ पर देखो 4/7 है। तो दिस इज 4/7। तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और 7 9 63। तो 20:60, तो A is to C is 20:60। तो आप देख लो 20:60 कहाँ, 63, सॉरी नॉट 60, दिस इज 63। तो 20:63 कहाँ दिया है, तो 20:63 यहाँ दिया है, और 20:63 यहाँ भी दिया है। इसका मतलब ये B और C आंसर तो गलत हो गया, तो हटा दो रास्ते से। ठीक है, अब आते हैं, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कैसे हमने बनाया, बहुत आसान था ये। अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर बनाते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड A is to B is to C, फाइंड A is to B is to C, ये हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसका A is to B is to C का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अब देखो जरा कि यहाँ पर A is to B, यानी इस B का वैल्यू कितना है, इस B का वैल्यू 9 है, लेकिन यहाँ पर जो B है इसका वैल्यू 4 है। तो अगर दोनों जगह B का वैल्यू हम लोग सेम कर दें तो बात बन जाएगा। ठीक है, बात क्या होगा, बन जाएगा। अब दोनों जगह B का वैल्यू कैसे सेम कर सकते हैं, उसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि आप या तो A
इज टू बी को उठा लो, या तो आप ए इज टू बी को उठा लो, और या फिर आप क्या करो, आप बी इज टू सी को उठा लो। दोनों को यूज करके हम लोग ये बना सकते हैं। यहां हम लोग दोनों देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो a इज टू बी क्या दिया है, अच्छा हम लोग को क्या करना है, b को एक वैल्यू लेना है, मतलब या तो b को आप दोनों तरफ 9 बना दो, या तो b को आप दोनों तरफ 4 बना दो, ठीक है। तो हम लोग b को, यहाँ b का वैल्यू क्या दिया है देखें जरा, 5:9 दिया है ना। तो अगर b का वैल्यू यहाँ पर 4 बनाना हो, मतलब a इज टू बी में हम b का वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो या तो b का वैल्यू 9 बना दो दोनों तरफ, या तो b का वैल्यू 4 बना दो दोनों तरफ, है ना, यही है कहानी। तो 9 तो ये खुद है, यानी हम इसको 4 बनाएंगे तब तो इसके बराबर होगा। b इज टू सी क्या दिया हुआ है, 4:7, है ना। तो अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो हमको 4 बनाना होगा, और इसको चेंज कर रहे हैं तो हम इसको 9 बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक बनाएंगे, दिस और दिस, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, ठीक है, ताकि b दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो देखो इसको अगर 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये है 5:9 है, ठीक है, यानी कि हमको 4/9 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हम 5/4/9 इज टू 9/4/9 कर दें, दोनों तरफ मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने 4/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 9 और 9 तो कट गया, ये तो कुछ नहीं कट रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5×4=20/9 इज टू 4, ठीक है। तो 20/9 इज टू 4 हो गया, ये हटा देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने b इज टू सी को चेंज नहीं किया है, तो b इज टू सी हमारा क्या है, 4:7 है, ठीक है। यानी देखो यहाँ भी a इज टू बी 20/9 इज टू 4 हो रहा है, यानी b का वैल्यू 4 हो गया, और यहाँ भी b का वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट a इज टू b इज टू c का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। a कितना है 20/9, b कितना है 4, ठीक है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो b हो गया 4, और c कितना हो गया 7। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इज टू, मल्टीप्लाई कर लो इससे, ठीक है, तो 9×4 = 36 और 9×7 = 63, ठीक है। यानी ये जो है हमारा रेशियो आ गया। आप बोलोगे सर 9 कहाँ गया, तो 9 को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जान लो कि 9 जो है खत्म हो जाता है, और अगर इसके नीचे भी कुछ वैल्यू होता है तो फिर उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेकर के मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है। तो फाइनल हम लोग का ये हो गया। यहाँ पर जब हमने a इज टू बी में b को 4 बना दिया, यानी b को इसके जैसा बना दिया। अब जरा देखो कि हम लोग अब b इज टू सी में b को चेंज करते हैं और b को 9 के इतना बना के लाते हैं। तो 9 बनाने के लिए अपने को यहाँ पर 4 के साथ, यानी न्यूमरेटर यहाँ पर हमको 9 चाहिए, तो हम 9/4 से इसको मल्टीप्लाई करें। तो अगर 9/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेकंड टर्म है विच इज 7, या जो डिनोमिनेटर का टर्म है 7, इसके साथ भी हम लोग को 9/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 से 4 खत्म हो गया, ये 4 से 4 खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया दिस इज 9 इज टू कितना हुआ 63, 63/4, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज b इज टू c। और इस केस में हमारे पास a इज टू b कितना है, a इज टू b हमारे पास है 5:9। तो देखो 9 जो है, b का वैल्यू 9 यहाँ भी है, b का वैल्यू 9 यहाँ भी है, यानी b अब कॉमन हो गया। तो हम लोग अब बना सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज दैट
A इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, क्या ये 5 है, बिल्कुल। बी का वैल्यू कितना है, क्या ये 9 हो गया, बिल्कुल। और सी का वैल्यू क्या है, क्या ये 63/4 है, बिल्कुल। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 5 चौके 20 इज टू 9 चौके 36 या 36 इज टू 63 का 63, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप उसमें चेंज कर लो फर्स्ट वाले ए इज टू बी में, या फिर आप बी इज टू सी में चेंज कर लो, क्योंकि बी का टर्म अलग था और हम लोग को यहाँ ए इज टू बी इज टू सी निकालना है ना, इसलिए हम लोगों ने बी को कॉमन बनाने के लिए या तो इसको चेंज किया या तो इसको चेंज कर लिया। आप एज टू बी को चेंज करोगे, यानी एज टू बी में बी को चेंज करके 4 बनाओगे, तो ये तरीका है बनाने का, इससे ये रिजल्ट आया। और b इज टू सी में अगर आप 4 को चेंज करके 9 करते हो तो ये तरीका है बनाने का, इससे ये रिजल्ट आया। दोनों रिजल्ट हमारा सेम है, ठीक है। तो आप टैली करते हैं, कहाँ है इसका ऑप्शन, देखते हैं 20, 36, 63, 20, 36, 63, बट यहाँ पर ये नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन आंसर, इन दिस गिवन आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। बताओ क्या ये बात समझ में आया। तो यहाँ नोट्स में इसने क्या किया है, इसने देखो 9/4 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी b इज टू सी का जो नंबर है, b इज टू सी, इसको इन्होंने 4 को 9 बनाया है। तो देखो ये 9 इज टू 63 आ गया है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, तो इनका भी 20, 36, 63 का रेशियो आ गया और a इज टू सी 20 इज टू 63 आया है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं, ये हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि डिवाइड करिए ₹672 इन द रेशियो 5:3। 672 को डिवाइड करना है 5:3 के रेशियो में। तो लेट द मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स। जब मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स हो गया तो आपके पास जो नंबर हुए वो कितने हो गए, वो हो गए 5x एंड 3x, और इन दोनों का सम यानी 5x प्लस 3x, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हुआ या डिवाइड हुआ तो 672 ही ना बनाया, यानी 5 और 3 8, 8x इज इक्वल टू 672 बना है, यानी x बराबर 672 डिवाइडेड बाई 8, 8 8 64, 8 से कट जाएगा ये, ठीक है। 8 8 जा 64 है ना, और 3 32, 8 चौके 32, यानी 84 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 84। तो अगर ये 84 आया, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो ये फाइनली जो है दो नंबर जिसको हम लोग को 672 को जो 2 में डिवाइड करना है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 84 है ना। तो 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2, 8 5 40, 41 42, ये हो गया 420। बड़ा अजीब नंबर आ गया। देखो 420 सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर तो ऐसे ही डी सही हो गया। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है जब आप एग्जाम में बना रहे हो तब, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे ये सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो 5x का कहानी ये हो गया, और 3x का कहानी क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो। 3 इंटू 84, यानी 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25, 252, यानी एक 420 होगा और एक 252 होगा। इन दो में हम लोग डिवाइड करेंगे तब जाके ये रेशियो 5:3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप क्या होता है ये। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा, है ना। जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर देखा
वो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर बनाया एग्जाम्पल 5 तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया, आप एक चीज़ देखे होंगे कि फॉर्मूला भी यूज़ हुआ, कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ, लेकिन ज़्यादा आसान आपको कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, है ना। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सही रखते हैं, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि जिसको फॉर्मूला रटा हुआ है वो अगर 15 सेकंड में बना लेगा, तो कॉन्सेप्ट वाले को हो सकता है 30 सेकंड से 35 सेकंड का समय लग जाए, या ये भी हो सकता है कि 40 सेकंड भी इसको लग जाए, या ये भी हो सकता है कि 1 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट से बना रहे हो तो आप फॉर्मूला रटने से बचोगे। फॉर्मूला रटने का क्या होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे पूरा याद है, तब तो ठीक है, अदरवाइज एक सिली मिस्टेक हो गया ना, प्लस था कि माइनस था, न्यूमरेटर में था कि डिनोमिनेटर में था, इनटू था कि डिवाइड था, 30 था कि 20 था, है ना, ये इधर था कि वो उधर था, पूरा का पूरा गेम खत्म। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, फॉर्मूला रट के गए, तो फॉर्मूला रट के गए तो गेम हो जाएगा भाई, ठीक है, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए फॉर्मूला रटो, नो प्रॉब्लम, पर कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए। वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। अदरवाइज 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का वीडियो रिलीज करना और फिर ये मुझे बहुत सही नहीं लगता, है ना। जब डिस्कस करें कोई चीज़ तो एक पूरे उस चीज़ को कंप्लीट करें, ऐसा मुझे लगता है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर लंबा हो जाए वीडियो, तब वहाँ पर हम लोग पॉज़ कर लें तो बेटर है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, है ना, कि लंबा हो रहा था वीडियो, तो 4 एग्जाम्पल तक सॉल्व करके नेक्स्ट 5 से 10 एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को करना पड़ गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वीडियो शॉर्ट हो चाहे वीडियो लॉन्ग हो, बात होता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप उससे अछूते न रह जाएं और वो मिस ना हो जाए। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वीडियो बनाते समय जो एक रहता है ना कि पता नहीं कैसा बना, क्या हुआ, इसमें क्या कमी बेसी रह गया, तो आप अगर शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं और अधिक वीडियो जो है बना पाऊंगा, मुझे हिम्मत मिल पाएगा। तो इसीलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक होगा पार्टनरशिप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत, कर प्रयास, भाग मत।